नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है कि कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। दूसरा है प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। और तीसरा है आज हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो एक राहत मिली है। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, क्या सरकार गिरने वाली है सर? ये बड़ा सवाल है मनदीप जी। अक्सर अगर विपक्ष किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये सबसे पहले बेसिक सवाल यही होता है कि क्या सरकार बहुमत खो चुकी है, क्या सरकार बहुमत साबित नहीं कर पा रही है, उसके पास जो विधायकों की संख्या है वो पूरी नहीं है। इसी वजह से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है सदन के पटल के ऊपर। लेकिन हरियाणा में एक तरह से कांग्रेस जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रही है, ये तीसरा मौका है। शायद एक किसान आंदोलन के टाइम पर आया था, एक जब शायद मुख्यमंत्री बदला गया था, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया था, और अब ये तीसरा मौका है जब ऐसे समय के ऊपर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जब खुद कांग्रेस को यह पता है कि सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास, बीजेपी के पास जितने विधायकों की जरूरत होती है, बहुमत से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद दो हैं। एक तो इस बहाने क्या हो जाता है कि कांग्रेस अलग अलग इश्यूज के ऊपर सरकार को घेरने की, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है कि भाई तमाम इश्यूज जिनके ऊपर अगर आप एडजन मोशन दे, आप मतलब काम रोको प्रस्ताव दे, स्थगन प्रस्ताव दे, तो उसमें उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर बहुत सारे प्रस्तावों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और खासतौर पर बीजेपी इसलिए भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, और ये अगर अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा तो एक तरह से कांग्रेस की किरकिरी होगी। तो जब ये अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो कांग्रेस को, विपक्ष को मौका मिल जाता है तमाम इश्यूज के ऊपर सदन के भीतर बोलने का, सरकार को घेरने का। दूसरी वजह यह है कि वोट चोरी का जो इश्यू कांग्रेस ने बना रखा है, अब कांग्रेस का यह कहना है कि हरियाणा में जो ये सरकार है ये बहुमत से नहीं बनी है, जनमत से नहीं बनी है, ये वोट चोरी करके बनी है। अब अगर इस इश्यू को कांग्रेस विधानसभा में ना उठाए तो कांग्रेस की मंशा के ऊपर सवाल उठने लाजमी थे कि भी वैसे तो आप बाहर रैलियां कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस विधानसभा में उठाना चाहिए था वहां आप इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार के पास जनमत नहीं है, बहुमत नहीं है, इस सरकार के ऊपर जनता का भरोसा नहीं है। अविश्वास जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जनता की तरफ से, बल्कि कोशिश विपक्ष की यह स्थापित किया जाए विपक्ष के जरिए। तो वोट चोरी का मुद्दा यहां पर चर्चा में आएगा अगर यह अविश्वास प्रस्ताव आता है तो। और फिर जो राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर वो तमाम खुलासे किए थे कि ब्राजील की किसी मॉडल की फोटो लगाकर हरियाणा में 20 से ज्यादा वोट बना दी गई, किसी एक बुजुर्ग महिला की 200 से ज्यादा वोट बना दी गई, एक एक पते के ऊपर बहुत सारी वोट्स बना दी गई। तो उन तमाम इश्यूज के ऊपर सदन के भीतर चर्चा होगी। और अब तक हमने ये देखा है कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन के जरिए एक एक चीज का सबूत देते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, उस तरह से चुनाव आयोग ने कैटेगोरिकली जवाब नहीं दिए हैं राहुल गांधी के आरोपों के। तो यहां पर अब सरकार से, बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे और नजर इस बात पर रहेगी कि क्या बीजेपी उसी तरह से, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, उसी तरह से विपक्ष के, कांग्रेस के सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती है। और एक मकसद होता है कांग्रेस का जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, कांग्रेस का मकसद हमने ये भी देखा किसान आंदोलन के टाइम पर, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बदलने का मामला चल रहा था, विपक्ष के भीतर भी एक लड़ाई होती है जी। एक टाइम पर कांग्रेस ने
अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो जेजेपी उस टाइम पर सरकार की सहयोगी थी और कुछ लोग रह रहकर कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में भी बोल देते थे और किसानों के आंदोलन का समर्थन कर देते थे, तो कांग्रेस ने उस टाइम पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर जनता के सामने यह साबित कर दिया था कि जेजेपी किसानों के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही मजबूती से खड़ी हुई है। और जेजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत नहीं दिया था। और उस टाइम पर आपने देखा होगा कि कितनी मुखर बयानबाजी जेजेपी के प्रति किसानों की हुई थी और जेजेपी के नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे थे। वो जो बबली वाला शायद बयान था ना, वो लोग के कच्चे पहनने पड़ेंगे, बिल्कुल वो शायद बयान उसी टाइम पर आया उसी था। टाइम का था सर, उसी टाइम का था, अगले दिन अच्छा, फिर अविश्वास एक प्रस्ताव आना आज था। की तारीख में कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है जी और क्लेम इनेलो की तरफ से ये किया जा रहा है कि भी असली विपक्ष तो हम हैं, जनता के मुद्दों के लिए तो हम लड़ रहे हैं। तो विपक्ष के भीतर जो ये लड़ाई है कि भी नहीं, असली विपक्ष कांग्रेस है, इनेलो है और अब तो जेजेपी भी विपक्ष में बैठी है। तो ऐसे में कांग्रेस ये भी देखने की या दिखाने की कोशिश करेगी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आती है तो इनेलो कहां खड़ी होती है, इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी होती है या इसके विरोध में खड़ी होती है। तो कई राजनीति साधने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियां भी उसी हिसाब से पुख्ता होंगी या हैं, इस पर नजर रहेगी। जी महेंद्र सर, अविश्वास प्रस्ताव तो आते ही आपको पता ही है, बहुमत तो है ही है, तो ये गिर जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वोट चोरी का अगर रहेगा तो मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं हरियाणा के, और क्या-क्या मुद्दे होने चाहिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? हैं बहुत सारे, कांग्रेस ने, इनेलो ने बहुत सारे स्थगन प्रस्ताव दे रखे हैं, बहुत सारे काम रोको प्रस्ताव दे रखे हैं। मैं मोटा माटी सी बात करूं तो एक तो ये जो हरियाणा की एचपीएससी की जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रही हैं, ये आरोप लगाते हुए प्रस्ताव है चर्चा के लिए। जो मुआवजा पिछली बार जो बारिश हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था बाढ़ की वजह से किसानों का, उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है, ये मुद्दा है। धान घोटाले का मुद्दा है जो पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्राइम का मुद्दा है। ये तमाम ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर विपक्षी दलों ने प्रस्ताव दिए हुए हैं चर्चा के। स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा हो या फिर काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा हो, जीरो आवर भी शुरू हो रखा है, बीजेपी कार्यकाल के दौरान ही ये नई शुरुआत हुई विधानसभा में, तो उस दौरान ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्वेश्चन आवर के दौरान ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अब ये स्पीकर के ऊपर है कि वो कितने जो प्रस्ताव हैं उनको लेते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि भाई इस इश्यू के ऊपर तो जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके ऊपर चर्चा के दौरान ही चर्चा हो गई थी, तो अब इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आज हरियाणा में लोगों के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं। तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा हो सकती है और मेरा ये मानना है कि लोगों को जो विधानसभा सत्र होता है ना वो जरूर देखना चाहिए। अक्सर क्योंकि हम लोगों की एक, और खासतौर पर आम लोगों की ये धारणा होती है कि भी ये नेता लोग करते क्या है जी ये विधानसभा में, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती है ना, आजकल तो रील का जमाना है, तो छोटी छोटी कोई क्लिप्स वायरल होती हैं, कोई हंसी मजाक की चीजें हो जाती हैं, कोई शेरो शायरी की चीजें हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि विधानसभा में बैठकर ये नेता लोग सिर्फ यही करते हैं, जबकि विधानसभा में बहुत अच्छी चर्चा होती है, जी बहुत अच्छे विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, अपने अपने हलकों को लेकर विधायक बहुत अच्छे अच्छे जनता से जुड़े हुए स्कूल, कॉलेज, साफ सफाई और सड़कों जैसे बेसिक इश्यूज को लेकर सवाल उठाते हैं और सरकार की तरफ से भी हर इश्यू के ऊपर जवाब देना पड़ता है, जवाब दिया जाता है। और बहुत सारे सरकार से जुड़े हुए विधायक भी अपनी ही सरकार से अपने अपने इलाकों को लेकर सवाल पूछते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं, तो ये देखना चाहिए, जिसे जानकारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये भी पता चलेगा कि आपके नेता आपकी बात को कितना मुखर होकर किस तरीके से उस सदन में रख रहे हैं जहां पर आपने वोट देकर उनको भेजा है। जी महेंद्र जी, दूसरा ये है कि
विपक्ष एक्टिव हो गया क्या? आज जो मुख्य विपक्ष है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था चंडीगढ़ के अंदर। हाँ देखो, सक्रियता तो है। एक तो ये जो वोट चोरी वाला इश्यू उठाया कांग्रेस की तरफ से, तो उसके बाद से ही सक्रियता देखने को मिल रही है। अब ये देखने को मिला है कि कांग्रेस सड़कों के ऊपर भी है, धरने प्रदर्शन करने लगे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। लेकिन मेरा सवाल यहां पर मनदीप जी इससे अलग है जी। कि कांग्रेस के नेता अगर सड़कों पर उतर ही सकते हैं, कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन कर ही सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ धरने प्रदर्शन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ही कर सकते हैं? हरियाणा के और बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं बता रहा हूं कि अभी कितना बड़ा इशू था एचपीएससी की भर्ती में, किस तरह से वो भर्तियां रुकी हुई है और किस तरह से हरियाणा के जो युवा हैं, जो योग्य युवा हैं, उनको नकारा साबित करने की कोशिश हो रही है। जितनी पदों के ऊपर भर्ती होनी थी उतने लोगों तक को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, भर्तियां रुकी पड़ी हुई है। ये वो सरकार है जो 2 लाख पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई है। ये वो सरकार है जो लगभग 80% हरियाणवियों को गरीब घोषित करके उनके राशन कार्ड बना के उनको राशन देने का वादा करके सत्ता में आई है। ये वो सरकार है जो तमाम महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा करके सत्ता में आई है। ये तमाम, और एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारियों को पक्का करने का वादा करके सत्ता में आई है। ये वो वादे हैं जिनमें से एक भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ आधे अधूरे हैं, कुछ को हाथ लगाया गया है, लेकिन ये तमाम वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्या इन इश्यूज को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? यही करंट, यही आक्रामकता, यही नारेबाजी जी। हरियाणा की जनता से जुड़े हुए इश्यूज को लेकर, लोगों से जुड़े हुए इश्यूज को लेकर कांग्रेस के भीतर क्या देखने को मिल रही है? या फिर ये मान लिया जाए कि भी अपने नेताओं के लिए तो आप सड़कों पर उतर सकते हैं, जनता के लिए नहीं? जी। सर, तीसरा यही था अपना टॉपिक। एक मशहूर रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। वो अब प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई है उनकी। तो उसको लेकर आप उसको कैसे देखते हैं सर? मनदीप जी, क्या है कि प्रशांत किशोर है ना, पहले भी काफी बार कांग्रेस के नेताओं से, इवन राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी से उनकी लगातार बातें होती रहती हैं। वो नजदीक हैं काफी, क्योंकि प्रियंका गांधी इस मामले में संपर्क में भी रहती हैं पार्टी से जो अलग नेता हैं उनसे भी। तो अब जो मुलाकात हुई है, इसको लेकर एक बार फिर से कयासबाजी शुरू हो गई है। मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं, इससे पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर बाकायदा कांग्रेस के भीतर शामिल होने का प्रस्ताव दे चुके हैं और अपनी भूमिका क्या वो निभा सकते हैं पार्टी के भीतर, किस तरह से पार्टी को उभार सकते हैं, क्या वो रणनीति बना सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वो कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने दे चुके हैं। लंबी चर्चा हुई, कई दिनों तक उनके साथ चर्चा हुई, लेकिन आखिर में कांग्रेस ने उनके ऑफर को, उनके सुझाव को ठुकरा दिया। अब बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर, क्योंकि प्रशांत किशोर को शायद नजर आ गया होगा कि चुनाव लड़वाना, रणनीति बनाना और नेतागिरी करना, सच में चुनाव में उतरना, चुनाव लड़ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मनदीप जी, कोई एक अधिकारी, कोई एक प्रोफेशनल योजना बहुत अच्छी बना सकता है, इसलिए आईएएस आईपीएस अलग होते हैं सरकार में, उनकी अलग पावर होती है, लेकिन उनको चलाने वाले जो नेता होते हैं उनकी अलग पावर होती है, उनके चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। तो प्रोफेशनल है प्रशांत किशोर। और कांग्रेस को जिस दौर के ऊपर, जिस मोड़ के ऊपर आज कांग्रेस खड़ी हुई है, ऐसे मौके के ऊपर ये जो फ्रेश इनपुट हैं, इनकी बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस जिस एक चले चलाए, आजमाए हुए ढर्रे पर चलती नजर आ रही है, वहां से ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि भाई कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। एक चक्रव्यूह मान के चल लीजिए आप राहुल गांधी के इर्द गिर्द। वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है या राहुल गांधी ने खुद ही अपने इर्द गिर्द बना रखा है, इस पर अलग से बात हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन आप मान के चलिए कि जो एआईसीसी है, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और राज्यसभाओं के जरिए
जो बड़े बड़े पदों के ऊपर राज्यसभा में जो बैठे हुए नेता हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वाले, ये लोग कांग्रेस की नीति रणनीति तय करते हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक ऐसी लॉबी है जो कांग्रेस के भीतर से नेताओं को कम तो कर सकती है, उनको निकलवाने के लिए तमाम चक्रव्यूह तो रच सकती है, लेकिन वो लोग किसी नए आदमी को, किसी नए नेता, किसी नई पार्टी को कांग्रेस में जोड़ नहीं सकते। और जोड़ना तो आप छोड़ दीजिए, बड़े नेता या किसी पार्टी को कोई नया वोट नहीं जोड़ सकते। आज हालत यह है, आप कभी बैठक देखिएगा और वो जो तमाम मंडली बैठती है उन लोगों के चेहरे को देखिएगा, आपको कभी वो सार्वजनिक जीवन में कहीं 10, 20, 50 लोगों की मीटिंग लेते हुए अपने किसी विधानसभा, अपने किसी लोकसभा में 10, 20, 50 लोगों के बीच में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर उन लोगों को टास्क दे दे कि भाई साहब बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले ये जो तमाम लोग हमारे रणनीतिकार हैं ना, यहां पर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, एक काम करो आप लोगों ना, सारे के सारे 50-50 लोग ना अपने अपने इलाके से ना ढूंढ के लेके आओ, जो आपके फॉलोअर हों या आपकी वजह से जो कांग्रेस के वोटर बने हों, लेके आओ। कई तो ऐसे हैं मनदीप जी, उनको यह कह दिया जाए कि अपने 4 पड़ोसियों को इकट्ठे कर ले आओ, वो ना कर पाए। प्रशांत किशोर जी ने तो चुनाव भी लड़ा है सर, पूरी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही थी, तो देख ही लिया हाल। हाँ, मैं उन्हीं के ऊपर आ रहा हूं। तो ये जो लोग हैं, ये कांग्रेस को आज की तारीख में बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी, जो खुद चुनाव से भागते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते और लड़के वो जीत नहीं सकते, वो लोग तय करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन ये है कि जो हायरार्की कांग्रेस के भीतर बनी हुई है और उनको सच में जीतना भी नहीं है, उनका ये संघर्ष भी नहीं है कि भी हम बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे। उनकी सारी की सारी लड़ाई, उनका सारा का सारा संघर्ष ये है कि हम किस तरह गांधी परिवार की गुड लिस्ट में बने रहें, कांग्रेस के भीतर प्रभावी बने रहें, कांग्रेस के भीतर कोई ना कोई पद हासिल करते रहें। उनकी लड़ाई इसी में है और इसीलिए वो कोई नया नेता कांग्रेस के भीतर आए, कोई नई रणनीति बनाए, कोई नया सुझाव दे, कोई फेरबदल करने की कोशिश करे, तो वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। इसलिए वो जो प्रशांत किशोर की एंट्री थी वो पहले भी बंद हुई थी और इस बार भी ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं कांग्रेस के भीतर कि भी अगर ये आया तो, क्योंकि प्रशांत किशोर को सिर्फ नेता नहीं बनना है, उनके अंदर ये रणनीति और सलाह देने वाला ये तो है ही, उनका प्रोफेशन है, जी। इसको कीड़ा कह लीजिए। तो वो ये काम तो करेंगे और उनकी पहली शर्त ये रहेगी कि अगर मैं पार्टी में आऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ जो सलाह दूंगा वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर वो इंप्लीमेंट हो गई तो मेरे ख्याल से किसी भी एक बेसिक सी समझ, छोड़िए प्रशांत किशोर या आपसे भी कोई सलाह ले, तो सबसे पहले बेसिक समझ आपकी यही कहेगी कि चुनाव की रणनीति वो लोग बनाए जो चुनाव लड़ना जानते हो, जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हो। ये सबसे पहला पैमाना होगा ना। लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो लोग ना चुनाव लड़ते हैं, ना चुनाव वो जीत सकते हैं, ना वो जितवा सकते हैं, वो लोग रणनीति बनाते हैं, वो लोग तमाम चीजें तय करते हैं, जिनकी सारी की सारी राजनीति वो एक परिवार, एक पार्टी कार्यालय, उसी के इर्द गिर्द हाजिरी मारने में, उसी के इर्द गिर्द एक दूसरे की टाइम खिंचाई करने में, एक दूसरे को मजबूत या कमजोर करने में गुजर जाती है। जी जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप भी अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।